आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा गुणनखंड या फिर बोलिए आप गुणज, या आप क्या बोले, गुणज बोले, ठीक है ना। गुणनखंड या गुणज ज्ञात करना, ठीक है ना। कितने गुणनखंड बनेंगे, कितने गुणज बनेंगे, आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले नंबर ध्यान से देखिए। ओ एक मिनट ध्यान दीजिए। गुणज नहीं रहेगा, भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। क्योंकि गुणज तो आपको दूसरी चीज हो जाती है ना। भाजक क्या रहेगा भाई? भाजक। गुणनखंड और भाजक दोनों एक ही चीज होता है। तो हम गुणनखंड और भाजक की बात करेंगे। सबसे पहले नंबर हम चेक करते हैं गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड किसको कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, जैसे हमने लिख दिया ये 12 है, 12, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 12 किस किस संख्याओं से कट जाएगा चेक करो। तो आपको पता है कि एक जो होती है ये सभी संख्याओं को काट सकती है, अर्थात एक सबका गुणनखंड होता है। एक के बाद बात करें तो दो, दो से भी कट जाएगी। दो से बात करें तो तीन, तीन से भी 12 कट जाता है। चार से कट जाएगा, पांच से नहीं कटता ना, छह से कट जाएगा, सात से नहीं कटेगा, आठ से नहीं कटेगा, नौ से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, ना तो 11 से, ना ही 12 से। तो ध्यान से देखिए किस किस से कट रहा है। एक से, दो से, तीन से, चार से, पांच से, सॉरी 6 से और 12 से। इसका मतलब है कि यह जो आपके हैं 1 2 3 4 5 6 12, ये क्या है? ये गुणनखंड है। ये क्या है? ये गुणनखंड है। क्या है भाई? या तो गुणनखंड बोलिए, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? भाजक। अर्थात इससे अगर आप भाग करते हैं तो 12 पूरी तरीके से कट जाएगा। बोलिए, ये चीज समझ में आई सबको? बताओ भाई, समझ में आया ना? गुणनखंड किसको कहते हैं? यानी कोई नंबर जिन जिन नंबर से कट जाता है वह सब उसके गुणनखंड कहलाते हैं। वह सब उसके क्या कहलाते हैं? गुणन कहलाते हैं। अगर हम लोग भाजक की बात करें ना, तो भाजक भैया ये, सॉरी, गुणज की बात करें तो गुणज देखो, ये जो 12 है ना, 12 यह इन सभी का क्या है? गुणज है। 12 एक का गुणज है, दो का गुणज है, तीन का गुणज है, चार का गुणज है, छह का गुणज है, 12 गुणज। यानी इनके टेबल में 12 आता है। इनके टेबल में क्या है? 12 आता है। इसको क्या बोलेंगे? गुणज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुणज। जरा बताइए, गुणज और गुणनखंड में आप समझ पाए कि नहीं? अंतर क्या होता है? अंतर क्या होता है? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? गुणनखंड का मतलब होता है वह नंबर्स जो दी गई संख्या को पूरी तरीके से क्या कर दे? विभाजित कर दे, वह गुणनखंड होता है। गुणज क्या होता है? ठीक है ना। गुणज क्या होता है? यानी जैसे हम बोले दो का गुणज, तो दो के टेबल में ये 12 आएगा, 12 आएगा, ठीक है ना। अब आप कहिए आगे, जैसे 12 के बाद कहिए 13, तो क्या 13 के टेबल में कहीं 12 आता है? इसका मतलब है कि जो 12 है वह 13 का गुणज नहीं है। जो 12 है वह 13 का गुणज नहीं है, ना ही 14 का। अब इसके ऊपर किसी भी नंबर का नहीं होता, ठीक ना। तो किसी भी नंबर का जो गुणा, सबसे बड़ा गुणज होता है वो संख्या स्वयं होती है। संख्या स्वयं होती है, ठीक है ना। जैसे ये 12 लिखा है, तो 12 का सबसे बड़ा अगर गुणज की बात करें। अच्छा, ये एक मिनट, एक मिनट, चलो यहाँ एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने ले लिया 36। ध्यान से देखो जरा, 36 को अगर हम चेक करें तो एक से भी कट जाता है, दो से भी कट जाता है, तीन से भी कटता है, चार से भी कटता है, पांच से, पांच से कहोगे सर नहीं कटेगा, ये नहीं हो सकता। छह से हाँ ये हो जाएगा। सात से बोलेंगे तो सात से नहीं कट सकता ना। अगर हम नौ से बोले तो कट जाएगा। 10 से बोले, 10 से नहीं कटेगा। अब देखिए हम वही नंबर लिखेंगे जिससे कटेगा। 11, 12 हो जाएगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18 से कट जाएगा। 18 से, 19 से नहीं कटेगा, नहीं 20 से, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यानी फाइनल कहां जाके कटेगा? 36 से। इसका मतलब है कि ये सभी संख्याएं क्या हैं? 36 की क्या है?
ये सभी संख्याएं जो हमने लिखा है ये 36 की क्या है, गुणज है कि गुणनखंड है, पहले बताइए आप लोग। ये जो नंबर्स हैं ये 1 से लेके जो हम 36 तक लिखे हैं ये क्या है, गुणज है कि गुणनखंड है? फटाफट सब लोग कमेंट करके बताओ, ये गुणज है कि गुणनखंड है? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, फिर हम लोग आगे चले ना। हाँ क्या है, फैक्टर है, फैक्टर है, गुणनखंड है ना। लेकिन अगर हम ऐसे बात करें, इसको ऐसे बात करें तो इन सभी का जो 36 है ये क्या है, ये क्या है, तो ये गुणज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी इनके टेबल में कहीं ना कहीं 36 आता है, ठीक ना, याद रखना, गुणज और गुणनखंड। चलो ये बात हो गई। अब यहाँ पे एक चीज गौर से देखो, गौर से आप लोग देखो, अगर हम बात करें एक की तो सम है कि विषम है, सम है कि विषम है? विषम है। 3 विषम है, 9 विषम है। ध्यान से देखो यहाँ पे 3 विषम संख्याएं दिख रही है ना, 3 विषम संख्या दिख रही है। चलो अब हम लोग यहाँ से आप लोग को गुणनखंड निकालना बताते हैं, गुणनखंड निकालना बताते हैं, ठीक ना, गुणनखंड। तो फैक्टर समझ में आ गया ना भाई सबको, फैक्टर सबको समझ में आ गया? हाँ चलो, अब आप ध्यान से देखना, अब आप इस चीज को ध्यान से समझो अच्छे से। जैसे मैंने कह दिया ये 36 है, तो 36 का अगर आप क्या निकालोगे, अभाज्य गुणनखंड, क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य संख्याओं में तोड़ना, इसको क्या निकालेंगे हम, इसका अभाज्य गुणनखंड। अगर इसका हम अभाज्य प्राइम फैक्टर करें तो देखो ये 2, 2 दूनी 4, 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। ध्यान से देखो, होगा ना भाई? अब इसमें ध्यान से देखो आप, ये जितने इसके फैक्टर लिखे गए हैं ये सभी के सभी क्या हैं, प्राइम है, अभाज्य हैं, इसी को बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। इसमें कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जो सम, जैसे सम, ये टू क्या है, सम भी होता है, तो ये सम और अभाज्य दोनों है, यानी अभाज्य के अलावा अन्य कोई संख्या नहीं है ना, सब अभाज्य है। अभाज्य के यानी कोई भाज्य नहीं आएगा, 2 भाज्य है नहीं है, 3 भाज्य है नहीं है, क्योंकि यह नंबर किसी दूसरे से नहीं कटेगा, यह नंबर किसी दूसरे से नहीं कटेगा, तो इसी को बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। ये सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य हैं। अब एक चीज ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या दो 2 बार आ जाए तो क्या हम इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और 3 को 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, 2। 3 को क्या लिख सकते हैं, 2। क्या लिख सकते हैं भाई, 2 लिख सकते हैं ना, इस ये भी 2 है, 2 लिख सकते हैं। अब चलो, अब ध्यान से देखो, एक एक फैक्टर हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले आएगा कुल गुणनखंड। अगर आपको चेक करना है कि 36 के टोटल कितने गुणनखंड हैं, कितने गुणनखंड हैं, तो आपको गुणनखंड, टोटल गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना है, टोटल गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना है, जो पावर लगी होती है उस पावर में 1 बढ़ा दो, सब में, सभी में जितनी पावर्स लगी हैं सभी में आप 1 1 बढ़ा लो, सभी में आप 1 1 बढ़ा लो। उसके बाद उसमें क्या लगाओ, मल्टीप्लाई का चिन्ह, यानी सबको करना है गुणा। 2 1 3, और यहां भी आपको क्या होगा, 2 1 3, तो 3 3 कितना होता है, 9। इसका मतलब है कि 36 के टोटल कितने गुणनखंड बनेंगे, 36 के टोटल कितने गुणनखंड बनेंगे, 9 गुणनखंड बनेंगे। कितने बनेंगे भैया, 9 गुणनखंड बनेंगे। नहीं तो आप यहां से काउंट करके देख लीजिए, 36 का भी हमने फैक्टर किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने गुणनखंड हुए, 9। तो जरा बताओ क्या ये समझ में आया, कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाएगी? पहले उसे हम प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ लेंगे अभाज्य गुणनखंड में, फिर ऐसे हम उसको पावर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। जितनी पावर लगी होगी हर एक नंबर पे, सब में 1 1 जोड़ के जो योगफल आएगा उस सब का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर प्राप्त होगी वह होगा आपका आंसर। यानी कुल कितने गुणनखंड इसके बनेंगे, 36 के 9, 1 हो गया। सबको समझ में आ गया ना भाई, सबको समझ में आया कि नहीं आया?
फटाफट कमेंट करके बताओ सबको आया कि नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कुल अभाज्य गुणनखंड। क्या पूछा जाता है भाई, कुल अभाज्य गुणनखंड। क्या बोला जाता है, 36 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने अभाज्य गुणनखंड है। वैसे तो आप देख के बता सकते हो, वैसे तो आप देख के बता सकते हो ना भाई, लेकिन ध्यान से देखो, ध्यान से एक बार देखो, 2 की पावर 2 है इंटू 3 की पावर 2 है। इसका मतलब है कि दो एक अभाज्य नंबर है, और दो टोटल कितनी बार आया है, 2 बार। यानी अभाज्य नंबर का जो पावर होता है सिर्फ उसको लिखो, सबको, 3 भी 2 बार आया है तो लिखो और जोड़ दो, यानी इसके टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे, 4। कितने बनेंगे, 4। देखो 2 एक बार आया है, 2 2 एक बार आया है, यहाँ 3 एक बार और 3 एक बार, देखो 4 अभाज्य नंबर लिखे हुए हैं, यानी 36 के टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 4। समझ में आया। यानी अभाज्य नंबर की जो पावर लगी होगी सभी पावर को जोड़ देना है, क्या आएगा, टोटल अभाज्य गुणनखंड, यानी टोटल प्राइम फैक्टर बनेगा, कितने उसके अभाज्य गुणनखंड हैं। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर किसी को कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई कि नहीं भाई, प्राइम फैक्टरों की संख्या हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, दो चीजें हो गई, ठीक है ना, दो चीजें हो गई। अब ध्यान से देखो तीसरी चीज, तीसरी चीज क्या है यहाँ पे, तीसरी चीज आपसे पूछी जाती है इसके टोटल विषम गुणनखंड कितने हैं, टोटल विषम गुणनखंड कितने हैं, कितने भाई, विषम गुणनखंड, इस 36 के विषम गुणनखंड कितने हैं। तो विषम गुणनखंड के लिए क्या करना है, ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, जो विषम नंबर है उसको चेक करो, विषम वाले को, क्योंकि 2 तो एक सम नंबर है ना, तो ये विषम नहीं है, 3। अब 3 की पावर है कितनी, 2 है ना, जो 3 विषम है उसकी पावर 2 है, बस उसमें आप एक बढ़ा दीजिए, 2 1 3, यानी टोटल, टोटल विषम गुणनखंड कितने हैं इसके, 3 है। कितने हैं, 3 विषम गुणनखंड है, बस इससे ज्यादा नहीं बनने वाला है इसमें। और अगर हम अब बात करें यहां सम गुणनखंडों की, सम गुणनखंडों की, अगर हम सम गुणनखंड की बात करें तो एक बात मुझे बताइए, अगर आपके पास, अगर आपने टोटल विषम गुणनखंड फाइंड कर लिया, टोटल विषम गुणनखंड सॉरी, यहाँ पे देखिए टोटल विषम गुणन फाइंड कर लिया और टोटल गुणनखंड फाइंड कर लिया, यहाँ कुल गुणनखंड और यहाँ विषम गुणनखंड। अब बताइए अगर हम कुल में से विषम वाले को घटा देंगे तो क्या सम वाला नहीं आएगा, बताइए। टोटल 9 गुणनखंड हैं, अगर 9 में से हम इस 3 को लेस कर देंगे तो क्या गुणनखंड नहीं आएगा, बताएं जल्दी से। ये 4 टाइप के क्वेश्चन गुणनखंडों की संख्या से पूछा जाता है, मैंने एक नंबर लिख के सबके आंसर निकाल दिए हैं, ठीक ना। इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक ना, अच्छे से। अच्छा अब मैं इस सबको आपको प्रूव करके यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे वहां फैक्टर हमने किया था, चलो एक बार हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि बात सही है कि गलत है। देखो 36 जो है किस किस नंबर से कट रहा था, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से, फिर उसके बाद 36 से। नंबर चेंज करके बता रहे हैं भैया, काहे परेशान हो, नंबर चेंज करके भी बता रहे हैं, जल्दबाजी नहीं है, ठीक ना, आराम से बिल्कुल, ठीक ना। जल्दबाजी का जो काम होता है वो इंसानों का नहीं होता, शैतानों का होता है, ठीक है। देखो कितने फैक्टर, सबसे पहले नंबर देखो, सबसे पहले नंबर पे टोटल कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक देखो प्रूव हो गया ना, 36 के टोटल 9 फैक्टर हैं। कुल अभाज्य गुणनखंड, तो ध्यान से देखो कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, यहाँ पे देखो 2 एक गुणनखंड है अभाज्य, 3 एक गुणनखंड है। अगर हम यहीं, या तो यहीं से देख लीजिए, हमने जो 36 का फैक्टर किया था पावर के रूप में, देखो क्लियर,
36 को जो हम पावर के रूप में किए थे 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 3 × 3, तो 4 इसके प्राइम नंबर आए हैं ना, 4 प्राइम नंबर आए, 2 2 बार, 3 2 बार, तो कुल मिला के 4। इसका मतलब है अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 4 होंगे। ये भी आपका प्रूव हो गया। विषम गुणनखंड की बात करें, अगर हम विषम गुणनखंड की बात करें तो ध्यान से देखिए, विषम इसमें जो आपके गुणनखंड हैं, इन गुणनखंडों में जरा आप चेक करो, इन गुणनखंडों में आप चेक करो विषम कौन कौन सा है। देखो 1 2 3, क्या अब इस 3 से ज्यादा कोई नंबर है इसमें विषम? जो 36 के फैक्टर किए गए हैं इस 36 में, क्या कोई ऐसा नंबर है जो विषम है? नहीं है ना, मात्र 3 है बस। मात्र कितने हैं? 3 है, यानी ये 3 नंबर आपके विषम हो गए। अब आपका टोटल सम पूछा था, तो अब सम सम बच गए हैं, देख लो भाई, सम आपके बच गए हैं कौन कौन? 2 4 6 12 18 36, टोटल कितने हो जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 ना, टोटल 6 समगुणनखंड हैं, और 3 क्या है भाई? विषम गुणनखंड है ना, 1 3 और 9। बताओ ये कहानी सबको समझ में आई कि नहीं आई? अच्छे से बताओ, ये कहानी अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? बताओ भाई सब लोग फटाफट। चलिए चलिए, क्वेश्चन है, आपको बताना है 120 के 120 के कुल सम व विषम गुणनखंड कितने हैं? सम व विषम गुणनखंड कितने हैं? बताएं। 120 के सम और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? फटाफट कमेंट करके बताओ सब लोग, अगर समझ में आया है तो। सभी लोग बता रहे हैं ना कि हाँ समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है। बताओ। चलो, अभी बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं है, मैं बता देता हूं एक बार फिर से। देखो 120 का जब आप फैक्टर करोगे, फैक्टर करोगे कौन सा फैक्टर? प्राइम फैक्टर। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करोगे, दो ना भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंजे 120 हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 बार आया है टोटल, 3 और गुणे 5, ठीक ना भाई। तो हमसे देखो सम और विषम पूछा गया है, तो हमने कहा अगर हमको विषम फैक्टर निकालना है टोटल, टोटल अगर हमें सबसे पहले हम विषम फाइंड कर लेते हैं, तब हमारे पास सम आ जाएगा आराम से। देखो पहले हमने विषम निकाला, देखो विषम 3 है और 5 है, दोनों की पावर 1 है, तो दोनों में एक एक जोड़ दो, दोनों में एक एक जोड़ दो। अब क्या करो, पिछली बार जो बताए थे उसमें एक ही नंबर आया था, अब इसमें 2 आ गया है, तो दोनों को क्या कर देना है? गुणा कर देना है। पिछली बार 3 एक ही विषम संख्या थी, लेकिन अब की बार 2 विषम संख्याएं आई हैं, तो देखो दोनों में एक एक जोड़ो और उसके बाद क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तो विषम हो गए ना भाई, 4 विषम हो गए। अब हम सम कैसे निकालेंगे? तो सम के लिए हमें टोटल फैक्टर पता होना चाहिए। टोटल फैक्टर कितने हैं? तो कुल गुणनखंड निकालेंगे हम लोग, कुल गुणनखंड निकालेंगे। कुल गुणनखंड, चाहे वो अभाज्य हो, चाहे विषम हो, चाहे सम हो, तो जो पावर लगी होती है हर एक प्राइम नंबर पे, उस पावर में एक एक जोड़ देते हैं। तो पहले 2 है, 2 1 3 हो जाता है, दूसरे वाले की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो 1 1 2 हो जाता है। अब 5 की पावर 1 है, तो 1 1 2 हो जाता है, यहां भी 1 कर 2 कर लो आप, कितना हो जाता है? 3 दूनी 6 दूनी 12। अब मुझे बताओ टोटल कितने फैक्टर बन रहे हैं भाई? टोटल कितने बन रहे हैं? 12 बन रहे हैं ना, 12 बन रहे हैं, तो जिसमें से इस 12 में से विषम की संख्या कितनी है? विषम की संख्या कितनी है? 4 है ना। कहां पे भाई? कहां पे 16 बन रहे हैं? 16 कहां बनेगा? 16 कहां से बन रहा है? 1 मिनट में चेक कर लेता हूं ना एक बार फिर से।
एक बार, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, एक मिस्टेक हमने लिख दिया ना, एक मिस्टेक हमने लिख दिया यहाँ पे। हम तो देखो ये जो ये गोला मार दिया, यहाँ पे 3 लिखा हुआ, हमने इसको 2 लिख दिया ना। सही बोल रहे हो आप लोग। वहां हमने उसको जो गोला लगाया तो वहां पे हमको 2 दिखा। चलो यहाँ 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 2 की पावर है वो 3 है। कितनी है भैया? 3 है। 3 है ना, ये 3 है, 3 1 4, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाता है ना। हाँ सही बोल रहे हो। तो समगुणनखंड हमको निकालना है। क्या निकालना है? समगुणनखंड निकालना है। अब इस 16 में से विषम हमारे पास कितना आया है? 4। विषम कितना आया है? 4। इस 4 को क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे। 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 12। इसका मतलब है कि सम वाले की संख्या कितनी है? 12 है। और विषम वाले की संख्या कितनी है? 4 है। और कुल मिला देते हैं तो कितना आता है? 16 आता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया सबको? सब समझ में आ गया? नरेंद्र जी कुछ समस्या है क्या? एक मिनट भाई, एक मिनट, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट जरा आप रुकिए। सिस्टम आज बहुत स्लो काम कर रहा है। चलिए आप फिर से देखिए, फिर से देखिए आप। क्या क्या नहीं समझ में आया बताइए। फिर से मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना? चलो आप फिर से एक बार ध्यान से देखो। 120 का तो आपने प्राइम फैक्टर कर लिया, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई ना? 2 की पावर 3 बनेगा, 3 की पावर 1 बनेगा और 5 की पावर 1 बनेगा। हाँ चलो, चलो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एक जिसको जो भी प्रॉब्लम होगा इसमें समझ लेना। मैं नंबर लिखता हूं आपका 360। क्या भाई? 360। इस 360 के 360 के क्या क्या बताना है आपको? फर्स्ट नंबर कुल गुणनखंड। क्या बताना है? कुल गुणनखंड। नंबर 2 कुल अभाज्य गुणनखंड। कुल अभाज्य गुणनखंड। और कुल समगुणनखंड। समगुणनखंडों की संख्या कितनी है? और विषम गुणनखंड। चलो सबकी संख्या जरा आप लोग बता दो तो, सबकी संख्या बता दो तो। माइक तो ऑन कर। कैमरा ऑन है क्या भाई? जरा कमेंट करके बताओ तो आप लोग। नहीं आने ना? हाँ चलो, चलो सबसे पहले नंबर कुल गुणनखंड, एक बच्चे का 24 आया है, ठीक ना? और कुल अभाज्य गुणनखंड 6 आया है, सम गुणनखंड 6 आया है, और विषम गुणनखंड 18 आया है। ठीक है ना भाई? चलो सब लोग फटाफट आंसर करो, देखते हैं। सब लोग आंसर कर लो, फिर चेक करते हैं ना किसका सही है और किसका गलत है। ध्यान से देखो।
360 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, 72 पंजे 160। चलिए अब आप लोग बताइए 620 के बताना है आपको। 620 के गुणनखंड बताना है। कौन कौन गुणनखंड बताना है मैं सबके लिख देता हूं, यानी सबके बताना है क्रम से। सबसे पहले कुल गुणनखंड बताना है, फिर अभाज्य गुणनखंड बताना है, कुल अभाज्य गुणनखंड, फिर आपको कुल विषम बताना है, और फिर आपको कुल सम बताना है। चलो कमेंट करो फटाफट क्या होगा इसका सही जवाब। जैसे ये 620 लिखा हुआ है ना, इसका प्राइम फैक्टर निकालना। देखो इसमें 0 लगा है ना, तो 62 को एक साइड लिख लो और 10 को एक साइड कर लो। 10 को एक साइड कर लो। अब इस 10 को आप आराम से लिख सकते हो क्या, 2 गुणते 5, 2 गुणते 31। अब ये पता है कि 31 एक अभाज्य गुण संख्या ना, एक अभाज्य संख्या है। यानी हम 620 का अगर हम फैक्टर करें, 620 का फैक्टर करें, देखो 2 2 बार आया है, 2 2 बार आया है, 5 एक बार आया है, और 31 एक बार आया है। यानी हम 2 को पावर 2 लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 होगी, और 31 की पावर भी 1 होगी। चलो हम लोग आंसर ज्ञात करते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई, जिसको नहीं आया था वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमको सभी गुणनखंड बताना है, वो चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे भाज्य हो, कुछ भी हो। तो क्या करना है, सबकी पावर में एक एक जोड़ दो, 3 हो जाएगा। एक की है तो 2 हो जाएगा। यहाँ भी 31 की पावर 1 है तो ये भी 2 हो जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी टोटल गुणनखंड कितने होंगे, 12। अभाज्य बताना है तो जितनी पावर लगी है सभी पावर को क्या करना है, जोड़ देना। सबको क्या करना है, जोड़ देना। 2 1 1, कितना आंसर हो जाएगा, 4। यानी टोटल अभाज्य कितने हैं, 4। अब हमको क्या बताना है, विषम बताना है। तो विषम देखो, 2 सम है, इसको छोड़ दो। 5 एक विषम नंबर है और 31 एक विषम नंबर है, तो दोनों की पावर एक एक लगी है तो एक एक बढ़ा लो। 1 है तो 2 कर लो और दोनों को गुणा कर लो ना भाई। दोनों की पावर एक एक है, दोनों को फिर 2 2 कर दो और गुणा कर दो। विषम की संख्या भी 4 आ जाएगी। अब मुझे बताओ सम का बताना है, तो हम चेक करेंगे हमारे पास टोटल कितने खंड बने हैं। टोटल गुणनखंड कितने बने हैं, 12। अगर इस 12 में से हम अपना विषम वाला लेस कर दें, विषम वाला लेस कर दें, क्यों, ध्यान देना, ये अभाज्य नंबर जितने होते हैं सब विषम हो जाते हैं, इसलिए हम अभाज्य को नहीं काउंट करते, ठीक ना। घटाते समय अभाज्य की काउंटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि जितने अभाज्य होते हैं वो सब विषम के अंतर्गत आते हैं। तो हम क्या करेंगे, 12 में से विषम वाले को लेस कर देंगे। 12 और 4 लेस करेंगे, कितना आएगा, 8। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, 12 4 4 8। बताओ भाई, अब सबको समझ में आया ना, जिसका जो डाउट था क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। आगे के प्रश्न पे चलते हैं, आगे के प्रश्न पे चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर 45 का पावर 45 का पावर 15 है, कितना है, 15 है,
तो आपको बताना है कि इसके गुणनखंड कितने हैं, के गुणनखंडों की संख्या, के गुणनखंडों की, के गुणनखंडों की संख्या है, के गुणनखंडों की संख्या है। ए ऑप्शन हम दे देते हैं आपको 446, बी 470, सी 496 और डी 512। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके बताएं सब लोग कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ध्यान से देखिए, जिसका नहीं है देखो भाई, ये जो 45 लिखा हुआ है ना, 45 की पावर 15 है। अब मुझे एक बात बताइए, ये 45 तो प्राइम नंबर है नहीं, 45 प्राइम नंबर है नहीं, इसका मतलब है कि हम इस 45 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 5। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, और एक चीज आपने पावर में घातांक में पढ़ा होगा कि अगर a इंटू बी है और इसकी पावर n है, ठीक है ना, यानी ए बी सी जितने भी गुणा करके लिखे अगर उसकी पावर n है, जब हम इसको ब्रैकेट हटाते हैं ए की पावर भी n लगेगी और बी की पावर भी n लगेगी, ठीक है ना, ए की पावर भी n लगेगी और बी की पावर भी n लगेगी, क्योंकि ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगने का मतलब है सब पे 15-15 पावर लगी है, यानी 3 की पावर भी 15 है, इस वाले 3 की पावर 15 है और इस वाले 5 की पावर भी 15 है। अब यहां ध्यान से देखिए, 15-15 गुणा करोगे तो आधार सेम है, तो 3 की पावर टोटल 30 हो जाएगी, यानी आधार समान होने पर गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, 30 हो जाएगी। और यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 15। अब आपसे क्या पूछा गया, गुणनखंडों की संख्या, तो मेरे भाई एक बात बताओ, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, पावर में एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 है तो 31 कर लो, 15 है तो 16 कर लो, 16 का नम 16 की 6 हासिल 1, 16×3=48, 1 16×3=48, 1 क्या हो जाएगा 496। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बोलिए सबको समझ में आया, बताओ भाई समझ में आया ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 842 के समगुणनखंडों की संख्या कितनी है, 842 के समगुणनखंडों की संख्या कितनी है, समगुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या बताएं, ऑप्शन हम आपको दे देते हैं 2, 4, 6, 8। कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट कमेंट करके बताओ। राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। चलो पहले हम अपने कॉन्सेप्ट पे जो पढ़े हैं उससे सॉल्व कर लेते हैं, दिमाग पे पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, फिर हम आपको डायरेक्ट सिस्टम बताते हैं डायरेक्ट कैसे किया जाएगा। भाई 842 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमें शायद लगता है कि 421 × 2 लिखा गया है, बोलिए 421 × 2 लिखा गया है ना, कॉन्फर्म लिखा गया है ना। अब बताइए अगर ये फैक्टर बनेगा, क्योंकि ये 421 शायद हमारे हिसाब से एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है, तो यहां पे अगर हम टोटल गुणनखंड निकालेंगे, अगर हम टोटल कुल फैक्टर निकालेंगे, कुल कितने फैक्टर बनेंगे, कुल फैक्टरों की नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर में एक एक है तो उसको एक एक बढ़ा के गुणा कर लो फट से, 4 हो जानी है। अगर हम यहां से विषम की बात करें, विषम की बात करें, अगर हम विषम की बात करें तो विषम देखो सिर्फ एक नंबर है, कौन सा 421, इसकी पावर 1 है तो 2 कर लो, यानी 2 अकेले होगा, क्योंकि इसको तो लेना नहीं है, बिल्कुल ऐड नहीं करना है। अब हमें सम का बताना है,
तो हमें टोटल में से विषम को माइनस कर देना है, यानी जो कुल है, कुल जो फैक्टर है, कुल फैक्टर में से क्या करेंगे भाई, विषम वाले को लेस कर देंगे ना, विषम वाले को लेस कर देंगे, 4 में से 2 लेस कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा ना, ठीक है ना, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। आप ऐसे बस पहले इस कॉन्सेप्ट को सीख लो, फिर आपको लास्ट में डायरेक्ट सिखा देंगे डायरेक्ट कैसे करना है। ओके, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, पहले जो कॉन्सेप्ट सीख के रखे हो पहले इसको सीख लो, भूलना नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आप लोगों का, 840 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 840 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 840 के विषम गुणनखंड बताएं। 840 के विषम फैक्टर कितने होंगे, ओड फैक्टर, इवन नहीं बताना है, ओड बताना है आपको, ठीक है ना। 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी। देखो ऑप्शन देने से पहले ही बच्चों का आंसर आ रहा है, हम ऑप्शन भी नहीं लिख पा रहे हैं और बच्चों के आंसर आ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर करते हो वो भी सही आंसर जल्दी से, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है ना, बस इसको आपको क्या करना है, 840 का आपको फैक्टर कर लेना है बस, ठीक है ना। अगर आप 840 को फैक्टर करें, देखिए ये अगर 10 हटा देते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जैसे 840 लिखा है तो आप ऐसे लिख के 2 3 4 से मत काटिए, सीधा 84 गुणे 10 लिख लो। अब इसमें आपको पता है कि 12 गुणते 7 बनेगा, देखो 12 गुणते 7 बना, 10 का देखेंगे 2 गुणते 5 बन जाएगा। अब 12 में आपको अच्छे से पता है क्या बनता है, मैं अब यहाँ डायरेक्ट लिखता हूं, डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूं, देखो 12 का जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 ना, और एक दो और है इसको भी ऐड कर लो, एक 5 आया है और एक 7 है, बस हो गया प्राइम फैक्टर फट से। अब टोटल 2 कितने आए हैं, 3 आए हैं, देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 कितने आया है, एक आया है, 5 कितना आया है, एक आया है, और 7 कितना आया है, एक आया। हमें विषम बताना है ना भाई, हमें विषम बताना है तो हम सम से बिल्कुल मतलब नहीं रखेंगे, एक एक एक, सबकी पावर एक है, हमें विषम फैक्टर बताना है, विषम बताना है तो सब में एक एक जोड़ दो ना भाई, सब में एक एक जोड़ दो, दो दो दो, सबको क्या कर देते हैं हम लोग, सबको क्या कर देते हैं, गुड़ा, सबको क्या कर देते हैं, गुड़ा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, राइट आंसर क्या होगा भाई इसका, 8, राइट आंसर क्या होगा, 8। क्लियर है, बताएं क्लियर है या नहीं। क्लियर है ना सबका, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है भाई, किसी को कोई डाउट हो तो बताए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है जो एसएससी के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मैं उस क्वेश्चन को लिखता हूं, आप ध्यान से देखो। ऐसे पूछा जाता है, बोलेगा 15 की पावर 20 गुणे 8 की पावर 10 गुणे 9 की पावर 16 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे। इस तरीके से ऐसे मल्टीप्लाई करके पावर के रूप में क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछता है, ठीक ना भाई। इसका आंसर बताएं क्या होगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक ना, आपको
आंसर कमेंट करके बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी से बताएं सब लोग। देखिए हमसे जब अभाज्य का बोले ना तो हमें इसका मतलब क्या है, टोटल प्राइम का मतलब क्या है। देखिए 15 एक प्राइम नहीं है, इस 15 में ध्यान से देखो क्या 3 गुणे 5 है, क्या 3 गुणे 5 है ना, 3 गुणे 5 की पावर 20 है। इसका मतलब है कि 20 पावर इसकी भी लगेगी 20 इसकी। टोटल कितने अंक लिखे हैं, 2, तो सीधा 20 दूनी 40। इसके तो टोटल 40 फैक्टर बन जाएंगे, इसके टोटल 40 बन जाएंगे। 8 को देखो तो 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 और 3 का 10 के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 30, यानी 2 के टोटल 30 बन जाएंगे, 30 कर लो। प्लस 9 देखो 3 का पावर 2 होता है ना, तो 3 की पावर 2 लगाओगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, यानी 3 की पावर आप 32 लिख सकते हो, क्या 32, यहां 32 प्लस कर दो। अब तीनों को जोड़ोगे तो अभाज्य आएगा ना भाई। देखो हमने अभाज्य में तोड़ दिया है, सबको अभाज्य में तोड़ डाला। अब अभाज्य फैक्टर निकालने के लिए क्या बताए थे, जो पावर होती है अभाज्य नंबर पे सबको जोड़ लेना, सबको जोड़ लेना, पावर सब जोड़ डालो ना। तो ये इसमें 2 नंबर थे तो सीधा 20 दुनिया 40 कर दो, 2 नंबर है 20 दुनिया 40, 3 नंबर होता तो 20 3 60, जितने नंबर हैं 15 में टोटल कितने अभाज्य नंबर हैं, 2, एक तो 3 है और एक 5, इसलिए 20 में 2 से गुणा कर देंगे 40, ठीक ना। अब यहाँ पे 30 और 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 102। टोटल अभाज्य नंबर इसके कितने बनेंगे भाई 102। ये आपका सही आंसर, सभी का आंसर सही आया है, एक भी बच्चे ने गलत जवाब नहीं दिया है, बहुत अच्छे। अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से आंसर देते हैं तो, यानी चीज अच्छी तरीके से समझ में आ रही है आप लोगों से ना भाई, बढ़िया से आप लोग समझ पा रहे हो। 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5 और 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर, 490 या फिर 840 या फिर 510 या फिर 460। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत बढ़िया, देखो मैं ऑप्शन नंबर डी तक पहुंच ही रहा हूं, बच्चे के आंसर आ जा रहे हैं, वाह क्या स्पीड है, मजा आ गया, मजा आ गया भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए ए सबके आंसर ए आ रहे हैं, वाह शानदार। देखो भाई डायरेक्ट निकालेंगे ना, इसकी पावर 3 है, टोटल गुणनखंड पूछ रहा है ना, टोटल गुणनखंड पूछ रहा है तो पावर में एक जोड़ते हैं, पावर में कितना जोड़ते हैं एक। अच्छा पहले एक काम कर लीजिए तो आप देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 4 की पावर 10 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2, सॉरी 4 की पावर 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 6, यानी ये दोनों 2 के फैक्टर है ना, दोनों 2 के फैक्टर है, 2 की पावर में है तो इसको भी 2 के पावर में कन्वर्ट कर लो, ये दोनों एक ही नंबर है। ये तो कुल हो जाता है कितना, 2 की पावर 13 और 3 की पावर 4 और 5 की पावर 6। पहले आप इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो अब एक 2 हो गया और एक 3 हो गया और एक 5 हो गया। अब आपको निकालना है टोटल फैक्टर, तो टोटल फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड निकालना है तो क्या करेंगे भाई, पावर सभी के पावर में एक एक बढ़ा देते हैं, 13 है तो 14 कर दो, 4 है तो 5 कर दो और 6 है तो 7 कर दो ना भाई। अब देखो 14 पंचे होता है 70, क्या होता है 70 और 7 और लिखा हुआ है तो 7 कितना हो जाता है 49, 490। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो सबको समझ में आया ना, सबको समझ में आ गया, आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा है,
देखो कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को बनाया है। बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा 1280 के 1280 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, कुल कितने गुणनखंड होंगे यदि, अब ध्यान से सुनना, अब यदि लगा रहा है, कह रहा है यदि एक व स्वयं को छोड़ दिया जाए, एक व स्वयं को छोड़ दिया जाए, एक व स्वयं को छोड़कर 1280 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 180 के कुल कितने गुणनखंड होंगे यदि एक व स्वयं को छोड़ दिया जाए। बताए भाई इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आप लोग आंसर बताइए। चलो अब ध्यान से देखो आप लोग, कितना आसान प्रश्न है। एक बात मुझे बताओ, ये जो 1280 लिखा हुआ है, 1280 लिखा हुआ, हम तो इसको सिंपली तरीके से फैक्टर करें तो कहेंगे इसको हम 128 गुणे 10 लिख सकते हैं। ध्यान समझिएगा, 10 लिख सकते हैं। अब इसको फैक्टर करेंगे तो क्या होता है, क्या होगा भाई बताएं जरा तो। 32 गुणते 4 करेंगे तो बन जाएगा ना, यानी ये 2 की पावर में है, 2 की पावर में, टोटल 2 की पावर में। देखो 2 की पावर कितना बन जाएगा भाई, 2 की पावर कितना बनेगा क्या, या 128 2 की पावर 7 बनेगा क्या, 128 2 की पावर 7 बनेगा। और यहां पे जो 10 है ना, ये 2 इंटू 5 बनेगा। अब हम टोटल लिख सकते हैं 2 की पावर 8 गुणे 5। एक बात बताओ, अगर हम आपसे कहते टोटल फैक्टर, अगर हम आपसे कहते हैं कि भाई टोटल फैक्टर कितने हैं, तो आप कहते हैं सर 8 1 9, पावर जितनी है उसमें एक बढ़ा दो 9, और 5 की पावर 1 है 2 कर दो, 9 दूनी 18। आराम से कहते आप 18 है, कहते कि ना कहते बताओ, आप यही कहते ना कि 18 है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक को और स्वयं को, स्वयं का मतलब है कि लास्ट में 1280 आएगा, एक तो एक को छोड़ देना है और एक तो 1280 को छोड़ना है, तो टोटल कितने को छोड़ना है, 2 को ही तो छोड़ना है, 2 को ही तो छोड़ना है ना भाई, बस। टोटल 18 होगा, इसी 18 में से कह रहा है 2 छोड़ दो, तो कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 16। बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, जल्दी से बताओ। आ गया ना, सिंपल सा प्रश्न था भाई। टोटल आप निकाल लो, 2 नंबर को छोड़ने के लिए बोल रहा है, 2 नंबर घटा दो, 2 नंबर छोड़ने के लिए बोला, 2 नंबर घटा दो, 18 बनेगा, 18 में से 2 घटा दो, 16 फैक्टर बनेगा टोटल। बात समझ आई कि नहीं सबको, कितना आसान प्रश्न था। कह रहा है कि एक को और स्वयं यानी 1280 को छोड़ दिया जाए तो कुल फैक्टर 18 बनेगा, एक एक छोड़ना है और एक 1280, यानी 2 फैक्टर छोड़ना है। अगर 18 में से हम 2 को छोड़ देंगे तो हमारे पास ओनली 16 बचेंगे बस। आगे चलें, अब आगे चले भाई, चलो आगे चलते हैं। अच्छा एक देखो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का प्रश्न है, एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है 36 में 36 में अभाज्य गुणनखंडों के, अभाज्य गुणनखंडों के कुल कितने प्रकार हैं। देखो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, कुल कितने प्रकार हैं, जबकि एकदम आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 36 में अभाज्य गुणनखंडों के कुल कितने प्रकार हैं। जरा सब लोग कमेंट करके बताओ तो, ऑप्शन मैं दे देता हूं, 2 है, 3 है, 4 है, या फिर नन ऑफ दीज है।
या फिर नन ऑफ दिस, कौन सा सही होगा? 36 में अभाज्य गुणनखंडों के कुल प्रकार, टाइप पूछ रहा है आपसे, टाइप पूछ रहा है। ए नंबर, वेरी गुड, कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ने के बाद लगेगा क्या पूछ लिया भाई। वो कह रहा है अगर हम 36 का फैक्टर करें तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, अगर हम इसको लिखेंगे तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। अगर आप गौर से देखो इसमें टोटल कितने प्रकार की अभाज्य संख्याएं आई हैं? कितने प्रकार की अभाज्य संख्या आई हैं? सिर्फ 2 प्रकार की। एक तो 2 आया है और एक 3 आया है। सिर्फ 2 प्रकार के अभाज्य आए हैं बस। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के अभाज्य संख्याएं आई हैं बस। यही तो पूछ रहा है कि कितने प्रकार की अभाज्य संख्याएं आई हैं। यही तो कह रहा है वो आपसे कि अभाज्य गुणनखंडों के कुल कितने प्रकार हैं। तो सिर्फ 2 ही प्रकार हैं बस। एक तो 2 है और एक 3 है, और कोई तीसरा प्रकार इसमें नहीं बनेगा। तीसरा प्रकार बनाओगे तो भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो भाज्य हो जाएगा, वो अभाज्य बनेगा ही नहीं फिर। ठीक है ना भाई? सिर्फ 2 ही प्रकार के हैं, एक 2 और 3। यानी ऐसे प्रश्न में आपको टोटल प्राइम नंबर चुनना है। कौन कौन सा प्राइम नंबर आए, जितने टाइप के प्राइम नंबर आए हैं उतना ही आंसर होगा। क्लियर? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, ये समझ में आया गया? ये समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं। क्वेश्चन है 6 की पावर 12 गुणे 35 का पावर 28 गुणे 15 की पावर 16, 15 की पावर 16 भागे 6 की पावर 12 गुणे 21 के पावर 11 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। भाई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अभी इसमें योग फल बाकी रह जा रहा है। अगर वो चीज आज नहीं हो पाएगी तो चीज हम कल की क्लास में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है ना? एक एक करके पढ़ाएंगे जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना? तो पहले आप इसमें अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहा है। बताएं, बताएं राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? चलिए सी नंबर। सबसे पहले संजू ने आंसर दिया है कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी सही होगा। बहुत बढ़िया, क्या आंसर देते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। बहुत ही शानदार। चलो सी 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 सही है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 66 क्या होगा मेरे भाई? 66 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कैसे। कैसे? देखिए भाई, एक चीज पहले ये बताओ आप लोग, ये बताइए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए की पावर ए, अलग पावर लगाते हैं डिफरेंट टाइप ना, ए की पावर एक्स और बटे बी की पावर वाई। क्या आप लोगों ने घातांक में इस चीज को पढ़ा है कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सेम लिखना है ना भाई, सेम लिखना है हम लोगों को। ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई
अगर इसको कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर अगर ये ऊपर जाता है तो घट जाता है ए की पावर x माइनस वाई। क्या आप लोग इस चीज को पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना भाई। ऊपर जाने पे चिन्ह बदल जाता है, यानी इसको हम ऐसे फॉर्मेट में तोड़ते हैं, ए की पावर x गुणे ए की पावर माइनस वाई। और आपको पता है कि गुणा में आधार समान होने पर घात जुड़ती है, तो जहां पे जब आप x और माइनस वाई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर x माइनस वाई। यानी डायरेक्ट आपको याद रखना है कि ये आपका ऊपर नीचे होता है तो चिन्ह बदलता है, तो डायरेक्ट ऊपर जाएगा तो घट जाएगा। इसी प्रकार आप देखो 6 की पावर 12 और 6 की पावर 12, 6 की पावर 12 और 6 की पावर 12, इसका तो काम ही तमाम हो गया ना। यानी 6 की पावर 0 आ जाएगी। 6 की पावर क्या आ जाती है मेरे भाई, 6 की पावर यहां पे आ जाती है 0। यानी इसका तो नाम ही निशान खत्म हो गया, क्योंकि इसका मान 1 हो जाता है। अब देखो जो 35 है, इस 35 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 की पावर 28 और 5 की पावर 28 लिख सकते हैं ना। और 15 को लिख सकते हैं 3 की पावर 16, 3 की पावर 16 और 5 की पावर 16 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसमें बचा क्या था, 21 की पावर 11, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 11 गुणे 7 की पावर 11। क्यों? क्योंकि 7 त्रिक 21 होता है ना, 7 पचे 35 होता है, 5 तिहाई 15 होता है। ये चीज अभी आपको पढ़ा चुके हैं ना। अब आप देखो यहाँ पे 7 की पावर 11 है यहाँ पे, और यहाँ पे 28 है, ये तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब 11 ये ऊपर जाएगा तो 28 में से घटेगा, तो 7 में से 11 घटेगा तो क्या यहाँ पे आपका 17 बचेगा क्या, 7 की पावर 17 गुणे गुणे 5 की पावर 28 यहां है और 5 की पावर 16 यहां है, तो दोनों गुणा होंगे तो जुड़ जाएंगी। 5 की पावर टोटल कितना हो जाता है, 44 हो जाता है, 44 हो जाता है ना भाई। 3 के पावर यहाँ 11 है, यहाँ 16 है, 16 में से 11 जाएगा ऊपर तो ये घटेगा, तो 3 के पावर कितना बचेगा, 5। गुणा करोगे तो 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी 7 के पावर 17 गुणे 5 के पावर 44 गुणे 3 के पावर 5, सबको जोड़ डालो। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है टोटल अभाज्य गुणनखंड। जब टोटल अभाज्य गुणनखंड पूछता है तो हम सभी पावर को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। सभी पावर को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं ना भाई। 17 5 22 और 22 44 कितना हो जाता है, 66। तो यहां पे आपका आ गया टोटल प्राइम फैक्टर। टोटल प्राइम फैक्टर आ गया कि नहीं भाई? समझ में आया कि नहीं सबको? मैंने एक एक स्टेप करके आपको बता दिया, एक एक स्टेप पूरा तोड़ के बता दिया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व होगा। और जो बच्चे समझ पा रहे होंगे, जिनको सारे कॉन्सेप्ट पता है, डायरेक्ट पावर को कैंसिल करके एक ही बार में एक ही लाइन पे लिख डालेंगे ना भाई। डायरेक्ट वो एक ही लाइन पे लिख देंगे कि हाँ यहाँ पे देखिए 3 की पावर 28 हो रही है, और यहाँ पे सॉरी 7 की पावर 28 हो रही है, और 5 की पावर 28 में से यहाँ पे 11 पावर घट जाएगी तो कितना बचेगा, डायरेक्ट लिख देंगे 7 की पावर 17 एक ही स्टेप में। लेकिन जब तब लिखेंगे जब आप इस चीज को जानते रहेंगे ना। तो हमने एक एक स्टेप आपको बता दिया। क्लियर है? क्लियर है ना भाई सबका? चलो बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। अगले प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। ध्यान से सुनिएगा, आंसर दीजिएगा। मैंने जैसे यहां लिखा 240, 240 का सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन सुनिए। ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते,
ऑप्शन नंबर बी 240 से अधिक, यानी मोर देन 240, ठीक ना। सी की बात करें 240 से कम, डी डी 240। बताएं 240 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है आपको, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। 240 का सबसे बड़ा गुणनखंड ज्ञात नहीं कर सकते हैं। 240 से कोई अधिक होगा, यानी 240 से बड़ी संख्या होगी, या 240 से छोटी संख्या होगी, या फिर 240 होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर होगा 240। चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस पे बेहतरीन तरीके से। हर एक छोटी छोटी बातों को आप गहराई से समझा करो, ठीक ना, तभी आपका मैथ में इंटरेस्ट बढ़ेगा और मजा आएगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और हर एक डाउट क्लियर होगा आपका, ठीक है। जैसे भाई हमने कह दिया यहाँ पे 12, ध्यान से सुनना, 12। अब 12 किस किस संख्या से कटती है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 6 के बाद डायरेक्ट नंबर आता है 12। क्या ये 12 जो है, क्या 12 से बड़ा भी ऐसा कोई नंबर है जो 12 को काट दे? बताइए, क्या 12 से बड़ा भी कोई नंबर है जो 12 को काट सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 12 का सबसे बड़ा जो गुणनखंड है वो 12 स्वयं है, 12 स्वयं है, यानी 240 का बड़ा गुणनखंड 240 ही होगा, 240 ही होगा। इस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है ना। और अगर सबसे छोटे गुणनखंड की बात की जाए तो हर एक नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है। हर एक नंबर का, कोई भी नंबर हो, चाहे वो 10, 20, 15, 50 कुछ भी हो, सबका फैक्टर 1 होता है। यानी कभी क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वह संख्या कौन सी है जो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होती है। यह भी पूछा जा सकता है कि वह संख्या कौन सी है जो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है, तो आप बताएंगे 1। ये चीजों को याद करके रखा करो, दिमाग पे सेट करके। इसी से क्वेश्चन आता है ना, तो एग्जाम में कहते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लिया। यही चीज, छोटी छोटी बातें होती है, कहते हैं पता नहीं क्या पूछ लिया, जबकि सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना भाई। एक, हर एक नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है ना। और किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर स्वयं होता है, वह नंबर स्वयं होता है। यानी अगर कभी आपसे सबसे बड़ा फैक्टर पूछेगा, सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर, आप लोग क्या बताएंगे? सबसे बड़ा फैक्टर अगर आपसे पूछेगा तो आप नंबर को स्वयं बताएंगे, यानी स्वयं संख्या ही होती है, स्वयं संख्या ही होती है और कोई दूसरा नहीं होता। क्लियर है ना भाई? ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हमने लिखा है यहां पे 36 का सबसे बड़ा गुणज है, सबसे बड़ा गुणज है ए 1, बी 36, सी 36 से छोटा, 36 से छोटा, डी ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। बताएं, बताएं भाई, करेक्ट आंसर मुझे चाहिए सबका। 36 का सबसे बड़ा गुणज कौन सा है? 1 होगा, या 36 होगा, या 36 से कोई छोटा नंबर होगा, या फिर ज्ञात नहीं कर सकते हैं, या फिर ज्ञात नहीं कर सकते हैं।
डी 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 डी। अब की बार कुछ ही बच्चों ने आंसर दिया, सभी के आंसर अभी नहीं आए हैं। अब की बार बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं, क्या हो सकता है। अब की बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का आंसर। बहुत अच्छे। 36 का सबसे बड़ा गुणज सी नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एक आंसर सी भी आ गया है, बहुत बढ़िया। भाई गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब क्या होता है। मैंने कहा कि टेबल में आना चाहिए, पहाड़े में आना चाहिए, यानी वह नंबर जो 36 से कट जाए, 36 से जितना कट जाए पहाड़ा, यानी टेबल में आना चाहिए ना भाई। जो गुणज होता है वो पहाड़ा में आना चाहिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, पहाड़ा में आना चाहिए। तो अगर आप 36 का पहाड़ा पढ़ोगे तो कहोगे 36 का नाम 36, 36 दूनी 72। आप 2 3 4 5 गुणा करते चले जाओ, किसी भी नंबर से गुणा कर दो, चाहे जिस नंबर से गुणा करोगे वो तो 36 का गुणज होगा ही होगा, वो तो 36 का गुणज होगा ही होगा। इसका मतलब क्या है, हम 36 में अगर कहें 1000 से गुणा कर दो, 1000 से बड़े नंबर तो 36 में अगर 10,000 से गुणा करोगे आएगा, 10,000 से बड़ी नंबर तो 1,00,000 से गुणा करोगे तो आएगा, 1 करोड़ से गुणा करोगे आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 36 का जो सबसे बड़ा गुणज है वो कभी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। किसी भी नंबर का सबसे बड़ा गुणज कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता, याद रखना। किसी भी नंबर का सबसे बड़ा गुणज कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते हम लोग। यानी 36 से कटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, हम फाइंड नहीं कर सकते। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। अब 36 का टेबल पढ़ते जाओ, पहाड़ा पढ़ते जाओ, तो 36 का पहाड़ा तो आप बहुत दूर तक पढ़ सकते हो ना, बहुत दूर तक। आप थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन खत्म नहीं होगा वो। क्या बोलते हैं, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। मैंने क्या बताया आपको, गुणज का मतलब 36 का सबसे बड़ा गुणज। अगर किसी को डाउट हो तो फिर से मैं गुणनखंड और गुणज पे एक बार फिर से चर्चा कर दूं, बताओ, कमेंट करके बताओ भाई फटाफट सब लोग। कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, नहीं। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। अगर भाई यहीं से गौर करो ना, यहीं से गौर करो, अगर आप गौर करो, गौर करो, आप छोटी छोटी चीजों को कभी नहीं पकड़ते हो। आप गौर करो तो यहां पे ध्यान से देखो, जो आपका ये होता है गुणनखंड, जो गुणनखंड होता है ना वो होता है यचसीएफ, यचसीएफ मासा। और जो गुणज होता है उसी को तो बोला जाता है एलसीएम। कभी आपने गहराई से सोचा है एचसीएफ क्या होता है, उस नंबर का एक गुणनखंड, एक फैक्टर होता है। एक क्या होता है भाई, एक उस नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है ना, एक मिनट रुकिए इधर आप। 4 6 8 का एचसीएफ फाइंड करो, तो आप कहते हो कि वह संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जिससे ये तीनों कट जाए, यानी 4 भी कट जाए, 6 भी कट जाए, 8 भी कट जाए। तो आप कहोगे गुरुजी 2 से बड़ा ऐसा कोई नंबर है नहीं है जो काट सके। तो भैया ये 2 इस 4 के गुणनखंड में आता है, 6 का फैक्ट तोड़ोगे तब भी आता है और 8 में भी आता है। यानी ये 2 क्या है, इस 4 6 8 का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। और कैसा, सबसे बड़ा गुणनखंड जो इन तीनों को एक साथ काट सकता है। समझ में आया ना, कहने का मतलब तो यही है कि 2 इन 4 6 8 का फैक्टर है। लेकिन अगर हम इसके एचसीएफ की बात कर जाएं तो, अगर हम इसके एचसीएफ की बात कर जाएं तो कहोगे कि वह संख्या जो इन तीनों से कट जाए, तीनों से कट जाए, तीनों से कट जाए, वह छोटी सी छोटी, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 24। 24 से छोटी ऐसी कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों से कट जाए, इन तीनों से कट जाए। तो बस यही होता है एलसीएम। अब समझ में आया। यानी ये 24 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में आता है और 8 के भी टेबल में आता है, तीनों के टेबल में आता है। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं समझ में भाई।